जय हिंद साथियों, मैं प्रिंस स्वागत करता हूं आपका आपकी अपनी क्लास में नैन आईएएस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, इस चैनल पे बायोलॉजी की क्लास में ले रहा हूं, जिसमें पिछली क्लास में हमने देखा कि किस तरह जो है कंकाल तंत्र और बहुत सारे तंत्र के बारे में हमने पढ़ा, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में पढ़ा। और हमने ये देखा दोस्तों कि मानव का शरीर जो होता है विभिन्न तंत्रों से मिलकर बना होता है, उसकी क्या छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी बातें होती हैं, वो सारी हम लोगों ने देखी। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम दो तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र के बारे में, उसके बाद हम पेशी तंत्र या मस्कुलर सिस्टम के बारे में देखेंगे, और इसी के साथ जो है बायोलॉजी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम शुरू करेंगे। आज का जो हमारा शुरू का टॉपिक है वो है प्रजनन तंत्र। क्या है दोस्तों? प्रजनन तंत्र, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसमें सबसे पहले हमको क्या समझना है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह काम करता है। सबसे पहले जीव जिस प्रक्रम द्वारा, अगर हम कहें कि हम पहले प्रजनन को डिफाइन कर लें, हम पहले रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर लें, तो रिप्रोडक्शन क्या है दोस्तों? वह प्रक्रम जिसके द्वारा, अगर सरल भाषा में डिफाइन करें तो वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव क्या करते हैं, अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं। संख्या में क्या करते हैं दोस्तों? वृद्धि करते हैं। वह प्रक्रम, वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, जिसके द्वारा, वह प्रक्रम जिसके द्वारा जीव क्या करते हैं, अपनी संख्या में क्या करते हैं दोस्तों, वृद्धि करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रजनन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है दोस्तों? प्रजनन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, ये तो हो गई दोस्तों प्रजनन की परिभाषा। अब आप देखेंगे दोस्तों मानव के संदर्भ में, मानव के संदर्भ में जो मनुष्य है वो क्या है दोस्तों? मनुष्य जो है एक लिंगी प्राणी है। क्या है? एक लिंगी प्राणी। एक लिंगी मतलब ये होता है दोस्तों कि नर में लिंग अलग होगा, मादा में लिंग अलग होगा, दोनों के लिंग अलग अलग होंगे। ठीक है, चलिए, एक लिंगी का ये मतलब हो गया। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखिए एक नर होता है जिसको हम मेल कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, मादा, जिसको हम क्या कहते हैं, फीमेल कहते हैं। क्लियर हुआ? एक होता है नर मेल और एक होता है मादा या फीमेल। ठीक है, अब नर में क्या होता है दोस्तों? नर में जो है वृषण होता है, प्रमुख, जो प्रमुख जनन अंग है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं। वृषण होता है जो क्या करता है, शुक्राणु का जो है या स्पर्म का जो है क्या करता है, प्रोडक्शन करता है। स्पर्म क्या है? नर में उत्पन्न होने वाला एक तरह से जो है, ये क्या है, स्राव है। ये क्या है, नर युग्मक है। ठीक है, मादा के साथ क्या होता है, यहाँ जो प्रमुख जनन अंग है वो क्या है, अंडाशय। ठीक है, क्या है दोस्तों, अंडाशय। यहाँ से क्या होता है, एक अंडाणु जो है निकलता है। क्या इसको क्या कहते हैं, एग कहते हैं। ठीक है, एक अंडाणु निकलता है, और ये अंडाणु और स्पर्म ये मिलके क्या करते हैं, निषेचन करते हैं और भ्रूण बनाते हैं। ठीक है, ये जो है ये क्या है, नर कोशिका है दोस्तों। शुक्राणु नर कोशिका है, नर कोशिका, और अंडाणु क्या है,
मादा कोशिका, या कह सकते हैं मादा जनन कोशिका, और ये क्या है, नर जनन कोशिका। क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई। चलिए, नर में ये होता है स्पर्म जनन कोशिका में, और ये होता है अंडाणु किसमें, मादा जनन कोशिका। ठीक है, मादा जनन कोशिका में क्या होता है, अंडाणु होता है या एक होता है। इतनी बात समझ में आई दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे एक एक चीजें देखते हैं कि किस तरह जो है इनमें फंक्शन होता है। आइए देखते हैं दोस्तों आगे। निषेचन कहाँ होता है, फेलोपिन ट्यूब में। निषेचन कहाँ होता है, फेलोपिन ट्यूब में। अब फेलोपिन ट्यूब हम लोग कैसे समझेंगे, तो इसके समझने के लिए हमको इसका चित्र जो है बनाना ही पड़ेगा। तो ये जो है इसका चित्र जो है ये है दोस्तों, क्या, ओवरी या गर्भाशय, ओवरी। ठीक है, चलिए ये है ओवरी, अब यहां देखिए दोस्तों, यहां पर अंडाणु बनता है। ठीक है, ये है अंडाशय और ये है अंडाशय। ये दोनों क्या है दोस्तों, अंडाशय है। अब दोस्तों क्या होता है, देखिए इसमें किस तरह काम करता है। 26 से 28 दिन में, 26 से 28 दिन में एक अंडाणु, सिर्फ एक अंडाणु, चाहे इधर से चाहे इधर से, अगर एक बार इधर से निकलेगा तो एक बार इधर से निकलेगा। एक अंडाणु अंडाशय से निकलता है दोस्तों और ट्रेवल करते हुए कहाँ जाता है, ये है आपकी फेलोपिन ट्यूब, फेलोपिन ट्यूब, फेलोपिन ट्यूब। तो ये दोनों तरफ होती है दोस्तों, अंडाणु एक जोड़ी होते हैं। तो यहाँ फेलोपिन ट्यूब में ये अंडाणु आ जाता है, चाहे इधर आए चाहे इधर आए। अब इसके बाद जब दोस्तों निषेचन होता है, निषेचन कैसे होता है, यहाँ पर जब कंप्लीट निषेचन कैसे होगा, यहाँ से दोस्तों जब शुक्राणु जो है प्रवेश करता है, शुक्राणु ऐसे होता है। ठीक है, तो शुक्राणु में जो शुक्राणु जो है मादा अंडाणु को निषेचित करता है, यहाँ पर जब ये शुक्राणु इस अंड से मिल जाता है तब क्या हो जाता है, ये निषेचन पूरा हो जाता है। निषेचन क्या होता है दोस्तों, पूरा हो जाता है। उसके बाद ये जो निषेचित अंड है ये क्या करेगा, ये गर्भाशय की दीवार पे आके, अगर इधर से हुआ है तो इधर या कहीं भी, ये इसकी दीवारों पर क्या होता है, आके जम जाता है। ठीक है, ये क्या होगा, यहीं आकर या तो यहाँ टिक जाएगा या यहाँ टिक जाएगा। ठीक है, कहीं भी आके ये टिक जाएगा, उसके बाद अपना विकास करता है। ठीक है, जब ये अवस्था आती है, गर्भावस्था की अवस्था आती है, तो ये जो है गर्भावस्था की दीवारें क्या होती हैं दोस्तों, दीवारें क्या होती हैं, मोटी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है, ग्लाइकोजन का संचय हो जाता है इनकी दीवालों पर, जो ये दीवालें हैं दोस्तों। ठीक है, इनकी दीवालों पर क्या होता है, इनकी दीवालों पर क्या होता है, ग्लाइकोजन का संचय हो जाता है। आपको पता है कि ग्लूकोजन का जो संचित रूप है वो क्या है, ग्लाइकोजन। ये इमरजेंसी फूड की तरह होता है, फूड सप्लाई की तरह होता है, कि मान लीजिए भ्रूण को जब जरूरत पड़े तब वो जो है ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट के उसको ऊर्जा दे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर ये फिर जो है प्रेगनेंसी पीरियड में यहाँ पर रह के विकास करता है। उसके बाद एक उचित अवस्था में जो है ये
अपना शिशु बाहर निकल आता है। अब दोस्तों इससे संबंधित जनन हार्मोन हमने पिछली क्लास में देखा था, प्रोजेस्टेरॉन देखा था, रिलैक्सिन देखा था, किस तरह जो है वो काम करते हैं, एस्ट्रोजन, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। स्त्री जो है जनन हार्मोन भी देखा था, पुरुष जनन हार्मोन भी देखा था। तो उससे आपको पता है कि किस समय क्या सिचुएशंस होती है, कौन हार्मोन किस लिए काम करता है। जैसे शिशु के समय जो है दुग्ध स्रावण को प्रेरित करने वाला हार्मोन है, गर्भावस्था की दीवार को चौड़ा करने का ताकि शिशु आसानी से निकल सके, जो रिलैक्सिन हार्मोन हमने देखा था। ये चीज़ें हमने देख ली थी। तो यहाँ ये निषेचन प्रक्रिया हो गई पूरी तरह से, ठीक है। यहाँ से शुक्राणु प्रवेश करता है और यहाँ जो है फेलोपियन ट्यूब में निषेचन होके अंडाणु क्या होता है दोस्तों, गर्भाशय की दीवारों से सट के अपना विकास करता है। चलिए इतनी बातें हो गई। अब मनुष्य है क्या दोस्तों, मनुष्य अंडाणु है या जरायुज है, अंडज है या जरायुज है, अंडज जरायुज। अंडज वो होते हैं दोस्तों जो अंडे देते हैं, अंडे देने वाले जो जीव हैं उनको क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। और जरायुज क्या है दोस्तों, जरायुज हैं जो सीधे बच्चे पैदा करते हैं। तो मनुष्य क्या है, जरायुज प्राणी है, ठीक है। चलिए मनुष्य क्या है दोस्तों, जरायुज प्राणी है, ठीक है। चलिए वृषण जो होता है वो भी कितना होता है दोस्तों, वृषण जो होता है ये भी एक जोड़ी होता है या दो होता है, ठीक है। चलिए ये सारी चीजें हमने देख ली दोस्तों। आगे जो देखना है, आगे क्या देखना है, जो नर हार्मोन है, नर हार्मोन है वो क्या है, टेस्टोस्टेरोन। ये किसको प्रेरित करता है दोस्तों, शुक्राणुओं की वृद्धि को, शुक्राणुओं के निर्माण को क्या करता है, ये प्रेरित करता है, ठीक है। क्लियर हुआ। चलिए अब हमने देखा था ये हार्मोन, हमने पहले भी देखा था, रिमाइंड करा दे रहा हूं। मादा हार्मोन में जो प्रमुख हार्मोन है वो कौन सा है दोस्तों, और उसका काम क्या है देखेंगे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन हमने देखा था कि द्वितीयक जो लक्षण है, मादा के जो द्वितीयक लक्षण है, जैसे स्तनों का उभार, जैसे और सारी चीजें हैं, वो किस में आती हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन को प्रेरित करता है, उनके जनन अंगों का विकास, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन जो क्या करता है दोस्तों, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मिलके क्या करता है, एक तरह से जो मासिक धर्म है इसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। मासिक धर्म या ऋतुस्राव को क्या करता है, नियंत्रित करता है। क्लियर हुआ, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का भी ये काम है और एस्ट्रोजन का काम भी हमने आपको बता दिया। तो ये क्या है, ये दोस्तों मादा हार्मोन है, ठीक है। ये कौन हार्मोन है, मादा हार्मोन है। अब देखिए जो ऋतुस्राव है इसको जो है ये कंट्रोल करता है। ये कब से शुरू होता है दोस्तों, लगभग जो है समझिए कि जो है 12-13 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है। 12 से 13 वर्ष की आयु से ये शुरू हो जाता है और लगभग 40 से 50 वर्ष की उम्र तक, ठीक है, जब तक मेनोपॉज न हो जाए या रजोनिवृत्ति, इसको कहते हैं रजोनिवृत्ति, ये होती है दोस्तों 40 से 50 साल की जो है अवस्था में होता है। तो उस समय तक जो है मेनोपॉज भी जिसको कहते हैं, वहां तक जो है ये होता रहता है, ठीक है। और मतलब मादा गर्भ धारण के लिए तैयार होती रहती है, ठीक है। तो ये कुल मिला के जो है बातें हो गई। आइए देखते हैं दोस्तों, अंडों का जो उत्सर्ग होता है वो कितने दिन में होता है, 26 से 28 दिन में, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। ऋतुस्राव चक्र ये कब होता है दोस्तों, ये होता है 26 से 28 दिन में एक बार, ठीक है। 26 से 28 दिन में एक बार होता है और 15 से 19वें दिन तक जो है, 15 से
19वें दिन तक इसके बीच में अगर जो है अंडाणु जब अगर उसमें जो है दोस्तों संभोग किया जाए तो निषेचन जो है कंप्लीट हो जाता है, गर्भधारण हो सकता है। ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब इसके बाद आपको क्या समझना है, 30 दिन तक, ठीक है, 30 दिन तक शरीर में ये जीवित रहता है। जो अंड होता है दोस्तों, एक बार जब अंड बनता है तो अंड 30 दिन तक जीवित रहता है, जीवित रहता है। और शुक्राणु जो है निषेचन प्रक्रिया जब संभोग के बाद जो है जब ये इजैक्यूलेट हो जाता है तो 72 घंटे तक ही ये जीवित रह सकता है। शुक्राणु जो है स्खलन के बाद 72 घंटे तक ही जीवित रहता है। अगर इस दौरान जो है शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होगा तो निश्चित तौर पर जो है गर्भधारण हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये शुक्राणु और ये अंड मिलके क्या बनाते हैं, भ्रूण बनाते हैं। ठीक है, जिसको जाइगोट कहते हैं। फिर इसका विकास होता है एक शिशु के रूप में। ठीक है, तो ये हमारा कुल मिला के दोस्तों, ये कुल मिला के हमारा प्रजनन तंत्र या रिप्रोडक्शन सिस्टम है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने देख लिया कि किस तरह जो है ये काम करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब इसके बाद हमको देखना है कौन सा सिस्टम, पेशी तंत्र। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों मनुष्य का पेशी तंत्र। पेशी तंत्र को हम क्या कहेंगे, मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या है दोस्तों, ये मांसपेशियां। जब हम जिम में व्यायामशाला में जाते हैं तो हम क्या डेवलप करते हैं, क्या हम फैट डेवलप करते हैं, हम डेवलप करते हैं दोस्तों मांसपेशियों को। मांसपेशियों का जो विकास होता है वही हम डेवलप करते हैं। तो ये पेशी तंत्र होता है। दरअसल ये क्या होता है, पेशी तंत्र होता है। ये क्या है, ये त्वचा के नीचे का मांस है, इसको कह सकते हैं हम त्वचा के नीचे का मांस। ये क्या है, त्वचा के नीचे का मांस क्या है, पेशी तंत्र है। ठीक है, चलिए, ये किस लिए आवश्यक होता है शरीर में, पेशी तंत्र की आवश्यकता क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ये मानव अंगों में क्या करता है, गति पैदा करने के लिए और शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए, शरीर की सुदृढ़ता के लिए और मानव अंगों में गति पैदा। मूवमेंट हम कैसे करते हैं, मूवमेंट करने के लिए मसल्स का जो है होना आवश्यक है। तो अंगों में गति और शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए इसकी आवश्यकता है। मनुष्य के शरीर में 500 से अधिक पेशियां हैं। ठीक है, मनुष्य के शरीर में 500 से अधिक पेशियां हैं। क्लियर हुआ, पेशियों की संख्या क्या है दोस्तों, 500 से अधिक। कभी कभी आपने देखा होगा मांसपेशियों में ऐंठन होती है, दर्द होता है। ऐसा क्यों होता है, मैं बता चुका हूं आपको, फिर से बता दे रहा हूं। जैसे आप व्यायामशाला में जाते हैं या बहुत रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो मांसपेशियों में ऐंठन या दर्द होता है। तो हमने बताया था कि जब आप कोई वर्कआउट करते हैं या अधिक परिश्रम का काम करते हैं तो आपके शरीर को और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, जिसको आप सांस लेके पूरा करते हैं। ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो आप ज़्यादा तेज सांस लेना शुरू कर देंगे, ज़ोर ज़ोर से सांस लेना शुरू कर देंगे। लेकिन बावजूद इसके जो है मान लीजिए फिर भी उतनी ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है जितनी आपको दौड़ते हुए ज़रूरत पड़ रही है। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, हमने श्वसन में अच्छे से पढ़ा है अनाक्षी श्वसन को। अनाक्षी श्वसन, आक्षी श्वसन में अंतर हमने यही देखा था कि अनाक्षी श्वसन में क्या होता है, शरीर कभी कभी या पौधे भी या फल भी कभी कभी क्या करते हैं, अनाक्षी श्वसन करते हैं। उसमें क्या होता है दोस्तों कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही जो है कोशिका में श्वसन प्रारंभ हो जाता है। तो वहां पर बनता क्या है, अंत में जो उत्पाद बनता है वो होता है लैक्टिक अम्ल। ग्लूकोज का
बिना ऑक्सीजन से ऑक्सीकरण हो जाता है तो जाहिर सी बात है आंशिक विखंडन होगा, आंशिक ऊर्जा भी निकलेगी, बहुत नाममात्र मतलब काम चलाऊ ऊर्जा निकल जाएगी, चलो काम कर लो अपना, ठीक है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तब ऊर्जा बनती है, जल बनता है, CO2 बनता है जो आराम से रिलीज हो जाता है। जल जो है अपना रक्त में मिल के जाके फिर मूत्र संस्थान के माध्यम से बाहर निकलता है, CO2 भी जो है अवशोषित होकर फेफड़े के माध्यम से वायुमंडल में बाहर निकल जाती है। लेकिन जब लैक्टिक अम्ल बन जाता है तो एक समस्या पैदा हो जाती है, ये कहाँ जाए, तो लैक्टिक एसिड क्या हो जाता है, उस भाग में जमा हो जाता है शरीर के जहाँ पर कोशिकाएं श्वसन करती रहती है या जहाँ पर ऊर्जा की सबसे ज्यादा आवश्यकता उस समय होती है इमरजेंसी में। तो ये लैक्टिक अम्ल जब जमा होता रहता है दोस्तों, चूंकि एसिड है तो इसकी वजह से जलन होती है और पेशियों में क्या होता है, ऐंठन पैदा होती है। तो इसका उपाय कुछ टाइम बाद अपने आप भी सही हो जाता है, और नहीं सही होता तो गर्म पानी से अगर आप सेंकेंगे या गर्म पानी से वहाँ मालिश कर देंगे तो उस जगह क्या होगा, रक्त संचार बढ़ जाएगा। रक्त संचार बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाएगी। फिर जब इसको ऑक्सीजन मिल जाएगी लैक्टिक अम्ल को, तो ये क्या करेगा, पूरी तरह से ऑक्सीकृत हो जाएगा, विखंडित हो जाएगा और ऊर्जा बनेगी। जब इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑक्सीजन मिलने से ऑक्सीकरण हो जाएगा तो एक तो ऊर्जा बन जाएगी तुरंत, और इसके बाद जल प्लस CO2 क्या होगा, मुक्त हो जाएगा, मतलब ये कंप्लीट हो जाएगा इसका विखंडन। तो ये तो लैक्टिक अम्ल हो गया मसल्स में जब ऐसी प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो पेशियां होती हैं वो दो तरह की होती हैं। जो पेशियां हैं वो कितने प्रकार की हैं, वो दो प्रकार की हैं। पहली पेशी प्रकार तो दो हैं, एक है दोस्तों ऐच्छिक पेशी और दूसरा क्या है, अनैच्छिक पेशी। ऐच्छिक पेशी और अनैच्छिक पेशी में क्या अंतर है, ऐच्छिक पेशी का मतलब वो पेशियां जो अपनी इच्छाओं से मूवमेंट कर सकती हैं, काम कर सकती हैं। अनैच्छिक मतलब वो है जो अपने आप होती रहती है, ऑटो मोड में होती रहती है, मतलब उसके लिए इच्छा करने की जरूरत नहीं होती, उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐच्छिक में जैसे सिर की पेशियां, ठीक है, जिह्वा की पेशियां, कंठ की पेशियां। जिह्वा आप अपनी मर्जी से हिला डुला सकते हैं, ये ऑटोमेटिक नहीं है, ठीक है। और जैसे आंतरिक अंगों की पेशियां हैं दोस्तों, आंतरिक बाहरी अंगों की बहुत सारी पेशियां जो है सब आप जान ही रहे हैं, हाथ है, पैर है, ये सब क्या है, स्वैच्छिक पेशियां हैं। इनको आप अपनी इच्छा के अनुसार मूवमेंट कर सकते हैं। आंतरिक अंगों की पेशियां, क्या आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आंतरिक अंगों की पेशियों को कंट्रोल कर सकते हैं। त्वचा की दीवारों को, त्वचा की दीवारों को, क्या त्वचा की दीवारों को आप कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। रुधिर वाहिकाएं, रुधिर वाहिकाएं, इनकी पेशियों को, तो ऐसे बहुत सारी पेशियां हैं, ठीक है, जिन्हें आप, हृदय की पेशियां हैं, कहाँ आप कंट्रोल कर सकते हो, ऑटोमेटिक होता है। तो ये सारी पेशियां अनैच्छिक हैं। तो कहने का मतलब या तो ऐच्छिक पेशियां हैं या तो अनैच्छिक पेशियां, इसी माध्यम से शरीर जो अपना काम करता रहता है। तो दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है पेशी तंत्र में, बस इतना हमने समझ लिया कि एक तरह से गति करने के लिए और शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों इस पेशी तंत्र के साथ हमारा तंत्र का टॉपिक कंप्लीट होता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा बायोलॉजी का जो सेक्शन है वो ख़त्म होता है। बायोलॉजी का टॉपिक जो है पूरी तरह से समाप्त होता है आज, और आज के बाद जो है हम साइंस में और चीज़ों को पढ़ेंगे। तो बायोलॉजी में अगर चाहे बॉटनी हो चाहे जूलॉजी हो, अगर कहीं कोई समस्या है या कहीं कुछ छूट गया है तो आप हमें कमेंट करें दोस्तों, और हमारे वीडियोस को सीक्वेंस में आप देखें, आपको सारी चीज़ें उसमें जो है सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगी। क्रम से जो है, जो भी ऐसे चीज़ें हैं जो परीक्षा की दृष्टि से जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, वो सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में, वो सारी चीज़ें व्यवस्थित है प्लेलिस्ट में दोस्तों, चाहे वो बॉटनी की चीज़ें हों चाहे वो जूलॉजी की चीज़ें हों। तो दोस्तों इसके बाद एक टॉपिक और बचता है जो है रोगों का, रोगों के बारे में, बीमारियों का टॉपिक बचता है, रोगों का टॉपिक बचता है, लेकिन वो टॉपिक हमने आपको पहले ही करवा दिया है। जब हमने जीवाणुओं को पढ़ाया, विषाणुओं को, कवक को, प्रोटोजोआ को पढ़ाया, तो उसके साथ हमने उसको साथ साथ कवर कर दिया था, इसलिए वो कंप्लीट हो चुका है।
तो आज के साथ दोस्तों इस टॉपिक को हम विदा लेते हैं इस टॉपिक से, और अगली क्लास में मिलेंगे दोस्तों। साइंस की अगली क्लासेस में हम आपसे मिलेंगे, और अगर कोई समस्या है तो हम कमेंट जरूर करें, सुझाव जरूर दें दोस्तों। इसी के साथ जो है आज का टॉपिक ख़त्म होता है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। जय हिंद।